नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मल मेरे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टमेंट में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें उससे पहले कुछ एब्रीवेशंस जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूज़ होती हैं। NAV, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ELSS स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, आपको छूट मिलती है 1.5 लाख तक। और इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है इन स्कीम्स का वो 3 साल का होता है। 3 साल तक आप इन स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट किया आपने तो 3 साल से पहले आप बेच नहीं सकते। और 3 साल के बाद में कंपलसरी नहीं है कि आपको बेचना ही है, आप लॉन्ग टाइम तक भी होल्ड कर सकते हैं। AUM, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, टोटल जो फंड की जो वैल्यू होती है, साइज होता है ना, वो AMC उस किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होता है, कोई उसको कोई हाउस होता है वो उसको मैनेज करता है, फंड मैनेजर, तो वो AMC के अंडर आता है। NFO, न्यू फंड ऑफर। AMFI, जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो AMFI है। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। FI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नॉर्मली जब म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले उनके मन में कुछ सवाल होते हैं। म्यूचुअल फंड, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हम पैसा लगाएं? हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स हर आदमी के लिए सही नहीं होती है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स हर आदमी के लिए अलग अलग हैं। वो उसकी एज के हिसाब से और उसकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, वो आपकी एज के हिसाब से और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाई गई है, तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो कहाँ से खरीदे? जैसे आजकल ऑनलाइन म्यूचुअल फंड स्कीम्स लोग खरीद रहे हैं, पेटीएम से, पैसा बाजार से, ET मनी से, ग्रो मोर से, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम खरीदनी है, SBI की या HDFC की है या कोटक की है या DSP की, तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही वहीं से आपको डायरेक्ट स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो सेफ़ है और सुरक्षित भी है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट स्कीम में पैसा लगाए या रेगुलर स्कीम में? हमेशा डायरेक्ट स्कीम में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है उसको एक फंड मैनेजर होता है जो मैनेज करता है, और वो मैनेज उस फंड को करने की फीस लेता है, उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो एक फिक्स होता है। कुछ जो रेगुलर स्कीम्स हैं वो किसी या तो ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है या कोई मीडिएटर होता है, तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसके अलावा वो अपना खुद का फीस लेता है, वो 1% या 0.80, तो वो आपकी जो टोटल रिटर्न हो उसमें से कम हो जाएगा। तो हमेशा डायरेक्ट स्कीम में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। हमेशा पैसा SIP में लगाए या लमसम में? हमेशा पैसा SIP में ही लगाना चाहिए। लमसम में पैसा तब लगाना चाहिए मार्केट जब पीक से 30%, 40% या 50% करेक्ट हो जाए, तो हमेशा 3 किस्तों में, 30 पे फर्स्ट, 40 पे सेकंड और 50 पे थर्ड इन्वेस्टमेंट आपका जो किस्त है ना, वो एक साथ लमसम में आप पैसा लगा सकते हो। इक्विटी मार्केट में पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड स्कीम्स में? हमेशा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जो उसको मैनेज करता है वो फंड मैनेजर वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है, और उसको मार्केट का नॉलेज हमसे ज़्यादा रहता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाओगे तो आपको मार्केट को ट्रैक भी करना पड़ेगा और आपको हमेशा से क्वार्टरली रिजल्ट देखने पड़ेंगे एवरी 3 ईयर्स पे, ये सब चीज़ें, और आपको मार्केट को समय देना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, उसमें एक स्कीम में इन्वेस्ट करने के 6 तरीके होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिया कि SBI ब्लू चिप। SBI ब्लू चिप है, उसमें आप 6 प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, SBI ब्लू चिप रेगुलर प्लान ग्रोथ, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान डिविडेंट। फिर डिविडेंट में 2 ऑप्शन है, एक डिविडेंट पे आउट और एक डिविडेंट री इन्वेस्टमेंट, जो आप सेलेक्ट करेंगे वो एक है। जैसे फिर उसके बाद में SBI ब्लू चिप रेगुलर प्लान डिविडेंट, इसमें भी 2 ऑप्शन, डिविडेंट पे आउट और डिविडेंट री इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है वो, जैसे इसके लिए एग्जांपल लिया जो SBI ब्लू चिप, उसमें डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, हमेशा यही सिलेक्ट करना चाहिए, ये सबसे अच्छा होता है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ वाला। नॉर्मली जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं उनको उनके इन्वेस्टमेंट की जो प्लान होती है उसके हिसाब से उनकी रिस्क डिवाइड होती है। लार्ज कैप है,
वो हमेशा लो रिस्क में काउंट होती है। मिड कैप है वो मीडियम रिस्क में काउंट होती है। मल्टी कैप है वो मॉडरेट रिस्क, और स्मॉल कैप हमेशा हाई रिस्क, क्योंकि इसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड अलोकेशंस, हमेशा म्यूचुअल फंड का जो अलोकेशन होता है वो एज के हिसाब से होता है। आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड में उतना जल्दी ठीक है। एज अर्ली से लेकर 30 साल तक आपका 75% इक्विटी में होना चाहिए और 25% डेबिट फंड्स में या गोल्ड में या कैश में। 30 से 40 ईयर्स की एज के अंदर 65% इक्विटी, 35% डेबिट, गोल्ड और कैश होना चाहिए। 40 से 50% इक्विटी और 50% डेबिट, गोल्ड एंड कैश में। 50 से 55 ईयर्स की एज तक 40% इक्विटी में और 60% डेबिट फंड्स, गोल्ड फंड्स एंड कैश में। 55 ईयर्स के बाद में आपको धीरे धीरे उसमें क्या करना चाहिए, आपको STP करना चाहिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। जो आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया था उसको धीरे धीरे करके आप सिस्टमेटिक वे में इक्विटी से आप डेबिट फंड में ट्रांसफ़र कर लीजिए और डेबिट लिक्विड फंड में, और फिर धीरे धीरे एज पर आपकी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको रिडीम करते रहिए। ये नॉर्मली प्रोसेस है, क्योंकि जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, डेबिट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम और कमोडिटी में नॉर्मली एक ही होती है, जैसे गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर प्योरली आपको कमोडिटी में करना इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड की अलग से एक स्कीम आती है। इक्विटी फंड्स, ELSS मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप से होते हैं, कुछ मिड कैप से, कुछ स्मॉल कैप से, तो उसमें मिक्सर होता है। बैलेंस फंड में क्या होता है कि उसमें एक रेशियो होता है कि इक्विटी में जैसे 60% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 40% आपका डेबिट में, या 70% इक्विटी में, 30%। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का अलग अलग रेशियो होता है, तो वो बैलेंस करके चलता है। फोकस्ड फंड, कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं कि जैसे 25 स्टॉक्स को या 25 स्टॉक्स को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, 35 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, वो इन्हीं में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स पे फोकस कर दिया। उसमें हो सकता है लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो और मिक्सर भी हो। उसके बाद में आ गया थीमेटिक फंड। थीमेटिक किसी पर्टिकुलर थीम को लेके या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके अगर कोई फंड लॉन्च किया जाता है तो उसको हमेशा थीमेटिक फंड बोलते हैं। ये थोड़ा हमेशा वेरी वेरी रिस्की काउंट होते हैं। डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, एनर्जी, फार्मा, PSU, MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज से रिलेटेड कोई फंड बना दिया, ये डेबिट फंड्स हैं। हाइब्रिड फंड्स हैं। कमोडिटी फंड्स मैंने बताया था कि सिर्फ हम एक गोल्ड को ही कमोडिटी फंड लॉन्च किया जाता है। लार्ज कैप फंड्स हैं, ये मैंने 9 लार्ज कैप फंड्स का यहाँ नाम लिखा है। इनको सीरियली मैंने एडजस्ट किया है फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, AUM और उसकी रिस्क। जो लार्ज कैप होते हैं नॉर्मली लो रिस्क में काउंट होते हैं, लो रिस्क में भी जिसकी रिस्क सबसे कम होती है उसको मैंने उस हिसाब से एडजस्ट किया है। तो अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इनमें से कोई भी एक फंड चूज़ कर सकते हैं अपने। मिड कैप फंड्स सेम, मैंने 13 जो टॉप 13 मिड कैप स्कीम्स हैं उनको मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। स्मॉल कैप्स फंड है, 8 स्मॉल कैप्स जो टॉप हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, AUM के हिसाब से, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस। मल्टी कैप फंड्स हैं ये। ELSS स्कीम्स, 5 ELSS स्कीम्स हैं। इनमें जो आपको अच्छी लगती हैं आपके हिसाब से, एज के हिसाब से और रिस्क के हिसाब से, जो सबसे ऊपर है वो सबसे कम रिस्की है। इसी हिसाब से मैंने जितनी भी स्कीम्स डाली हैं वो टॉप पे जो है वो सबसे कम रिस्क की और अच्छी, फंड मैनेजर भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से, जो ओवरऑल कैलकुलेट करके मैंने इनको रैंकिंग दी है। बैलेंस फंड, फोकस्ड फंड। अब आते हैं जैसे थीमेटिक फंड। आपको अगर किसी आदमी को डिविडेंड से रिलेटेड ही कोई म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेनी है तो वो इन 3 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड किसी को अगर म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेनी है तो ये 3 स्कीम्स हैं, उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो
फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका 30 से 40% जो टोटल पोर्टफोलियो होता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ही वो इन्वेस्टमेंट रहते हैं। तो उनका एक जो मेजर जो सेक्टर है जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर होता है। ये ज़्यादा वोलेटाइल भी होता है लेकिन इसमें जो रिटर्न मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं। टेक्नोलॉजी, ये पैंडेमिक आई कोविड, उसके बाद में बोल रहे हैं लोग या जो अभी तक हुआ है कि टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है आने वाले फ्यूचर में। तो आप अगर इनमें से कोई भी एक अच्छा फंड चूज़ करके उसमें डाल सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बोल रही है कि आने वाले टाइम में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। कंजम्पशन, एनर्जी सेक्टर्स, ये हमेशा आज तक का रिकॉर्ड है इसका, परफॉर्मेंस इसकी हमेशा कम रहती है। फार्मा सेक्टर्स, कोविड के आने के बाद में, पैंडेमिक के आने के बाद में वर्ल्ड में सबको पता लगा कि हेल्थ केयर की क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। PSU सेक्टर्स, MNC, स्पेशल और न्यू फंड्स, ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो न्यू लॉन्च हुए हैं और कुछ ऐसे फंड्स हैं जो पहले से लॉन्च हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है और स्पेशल है, मतलब वो किसी अलग कैटेगरी में नहीं आते। जैसे इसमें UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक जो है वो फंड बहुत अच्छा है। टाटा इक्विटी PE फंड है वो बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी है। धन्यवाद। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की सजेशंस है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।